हेलो 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 हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये रहा हमारा बुलडोजर सीरीज का अस्त्र और अब हम शुरू करेंगे बुलडोजर सीरीज का ये वाला पार्ट। आज है बाबू हमारा लेक्चर नंबर 6, ठीक है। और लेक्चर नंबर 6 जो हम पढ़ाएंगे तुमको ये गजब का होने वाला है। तो बाबू अगर तुमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो पहले जाके देखो उसको और उसको पढ़ो, समझो कि क्या चीज़ है वो, क्या क्या हमने उसमें पढ़ा दिया है, क्या क्या चीज़ें हमने डिटेल कर दी है, और पूरा कंप्लीट करो उसको। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सभी चैप्टर फिर धीरे 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 तुमको सब कुछ मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी नीट हिंदी चैनल पे। हम हैं योगेश चंद्र शुक्ला, आपके बायोलॉजी अध्यापक, और यहां से स्टार्ट करेंगे हम पुष्पीय पादपों में जनन का लेक्चर नंबर 6। तैयार हो जाइए, अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस चैनल की कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। क्योंकि बाबू अब साल भर बोर्ड का भौकाल इसी चैनल पे मचने वाला है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, मन पसंद तरीके से आप इनको पढ़िए, दिल खोल के कमेंट करिए, और लाइव चाहिए हो तो कमेंट भी करिएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि लाइव भी बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। आपके कमेंट पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा कमेंट करोगे, जितना ज्यादा प्यार बरसाओगे उतना ज्यादा हम तुमको देते आएंगे, टॉपिक पढ़ाते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। यही है बाबू आपका चैनल अनअकैडमी नीट हिंदी, इसी को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलरेडी बोर्ड की बहुत सारी क्लासेस है, गाइडेंस भी है, सिलेबस भी है, सब कुछ डाल दिया है। बोर्ड नीट कैसे मैनेज करें इसके ऊपर भी पालीवाल सर ने वीडियो बना दी है, जाओ देखो और खुश रहो यार। बोर्ड के लिए शुरू कर दी है तो भौकाल वकाल मचाते रहो, समझे। इसके अलावा ये सारी पीडीएफ बाबा तुमको मिलेगा इस चैनल पे जिसका नाम है अनअकैडमी नीट हिंदी। ये भी हमारा टेलीग्राम हैंडल है, यहीं पर तुमको सारी वीडियो मिलेंगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर तुम्हारे दिमाग में बोर्ड के साथ नीट की भी तैयारी है तो नीट की तैयारी शुरू कर दो यार। री नीट होगा ना, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो हम आपको 100% रिफंड दे देंगे, लेकिन तब से पहले स्टार्ट कर दो। 5,999 रुपए का प्लस का सब्सक्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ योगेश शुक्ला कोड यूज करो और ज्वाइन कर लो हमारी बैचेस को। कौन सी बैच मिलेगी बाबा? अभी फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट हुई है, फिनिक्स 3.0। ये बैच है बोर्ड प्लस नीट के लिए, शानदार बैच है, ज्वाइन कर लो। टीम स्काई यानी शुभम सर, कामेश सर, योगेश सर तीनों मिलकर आपको पढ़ाएंगे। 600 से ज्यादा लेक्चर मिलेगा, टेस्ट 20 से ज्यादा मिलेंगे। हिंदी मीडियम की बैच है, 5,999 रुपए की है, लाइव हो चुकी है, फटाफट जाके ज्वाइन कर लो। इसके अलावा अगर निम्बस बैच ज्वाइन करोगे तो तुम 11th से लेकर अगर नीट का तैयारी पूरा करना चाहते हो, बिना ड्रॉप ऑफ लिए सिलेक्शन चाहते हो, तो इस बैच को ज्वाइन कर लो। ये बैच तुम्हारी है, तुम्हारे लिए है। फटाफट फटाफट जा जाके अपनी तैयारी पूरी कर लो और अपने आप को कंप्लीट कर लो सबसे बेहतरीन बैच में, ताकि आपको विलंब ना हो जाए कहीं नीट के बाद फिर ड्रॉप ऑफ लेने का मौका ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलो बबुआ, हमने तुमको पढ़ा दिया था कल कि परागकण कभी कभी 2 सेल स्टेज में होता है, 60% एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीजियों में, और 40% में लगभग 3 सेल स्टेज में ये ट्रांसफर होता है। अब हमको ये बताइए, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बड़ा ध्यान से बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा, मन लगा के बताइएगा कि अगर हमारे पास में परागकण है और परागकण 3 सेल स्टेज का है, मान लेते हैं, ठीक है बाबा। अगर ये 3 सेल स्टेज का है तो आप हमें बताइए कि 3 सेल स्टेज में पहुंचने के लिए, 3 सेल स्टेज में पहुंचने के लिए ये कितने विभाजन करेगा, कितने विभाजन करेगा, ये पहला सवाल है आपके सामने में। एक तो आपका अर्धसूत्री होता है, तो अर्धसूत्री कितना करेगा, और फिर दूसरा बताइएगा आपका समसूत्री कितना करेगा। ठीक बात है। अब सभी को पता है यार कि एक परागकण अगर आप बनाओगे तो इसके अंदर 2 नर युग्मक होते हैं, ठीक है, 2 नर युग्मक होते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो अब कितना कहाँ क्या विभाजन लगेगा, तो आप मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में कर देना। मैं वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन देखता जरूर हूं कि किस बच्चे ने क्या क्या बोला है, और वो सारी चीज मैं बच्चों को प्रोवाइड करवाऊंगा जो बच्चों को चाहिए। शुरू करते हैं आज की कहानी। कल हमने परागकण बताया था, आज आपको परागकण की क्वालिटीज बताई जाएंगी कि परागकण में यार कौन कौन सी क्वालिटी होती है। परागकण के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए जाएंगे कि क्या क्या होता है इनके अंदर, कैसे होता है, वगैरह 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 वगैरह। देखो यार,
सबसे पहली चीज तो ये है कि परागकण से ना एक नुकसान भी बहुत होता है। तो सबसे पहली चीज है, इससे हमें एलर्जी हो जाती है। अब ये क्या है भाई, परागकण के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ खास वैरायटी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको पराग से बीमारियां फैला सकते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कि कुछ परागकण, कुछ सारे नहीं है ना, कुछ परागकण जो हैं वो एलर्जी फैलाते हैं, एलर्जी कारक होते हैं। अब जब एलर्जी कारक होते हैं तो कौन होता है भाई, कौन, एक आध एग्जाम्पल बताइए जरा। तो इसका एग्जाम्पल एक बहुत फेमस है जिसका नाम है गाजर घास। ठीक है, गाजर घास इसे कहते हैं। इसका एक और जो नाम है वो है पार्थेनियम। दोनों याद रखिएगा, पार्थेनियम और गाजर घास ये दोनों एक ही है। इसका बायोलॉजिकल नाम है पार्थेनियम। ठीक है, मान गए। ये कहां से आया था भाई, हमको क्यों एलर्जी फैला रहा है? तो होता ये था मेरे बच्चे, जब हम, भारत ऐसा देश हुआ करता था जब हमारे यहाँ गेहूं नहीं होता था। ठीक है, भुखमरी बहुत होती थी। आपने सुना होगा कि भारत में एक फिर हरित क्रांति आई और तब से फिर गेहूं वगैरह थोड़ा सा होने लगा। तो जब हमारे यहाँ गेहूं नहीं होता था ना, तो बाहर से गेहूं आता था, विदेशों से। अब विदेश के लोग हमको गरीब समझते थे और भारत से कोई उम्मीद था नहीं लोगों को लगता था ये सपेरों का तो देश है यार, क्या भेजेंगे इधर। तो अपने यहाँ का जो सड़ा खराब गेहूं जानवरों को खिलाने वाला है ना, वो हमारे यहाँ भेज दिया करते थे। ठीक है, समझ लो, ये स्थिति थी। तो उस गेहूं में खराबी भी होती थी, उस गेहूं में न सफाई होती थी, कोई भी केमिकल हो जाता था। तो वो वाला गेहूं जब हमारे यहाँ, हमारे भारत के लोग, अब हमको लगा कि हमारे भाई लोग हैं विदेश में, भेजे हैं कुछ अच्छा, तो उसी से खेती वेती कर लिए। तो उसी में एक बीज गाजर घास का भी था, वो भारत में पूरा फैला और अभी सबसे बड़ी समस्या में से एक है। तो कहा यह जाता है कि भारत में आयातित गेहूं, आयातित अनाज, आयातित गेहूं जो बाहर से मंगाया गया था में से आया था। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कैसे आया, तो भारत में पहुंचने का जो इसका श्रेय था वो आयातित गेहूं जो विदेश के होशियार लोग हमको भेजते थे गरीब समझ के। मतलब होता है ना कि गरीब है तो फटा पुराना कपड़ा दे दो, गरीब है तो कल का खाना दे दो, गरीब है तो कुछ भी घर का पुराना सामान दे दो। वैसे ये लोग भी हमको गरीब समझते थे, हमको पुराना खराब गेहूं जानवरों को खिलाने वाला दे दिए। उसी में वो बीज भी था, वो भी हमारे देश में आया और हमारे देश में पूरा फैल गया। ठीक है, अब जब ये आयातित गेहूं से बाहर से आया था तो ये हमको क्या क्या फैलाता था? ये हमको सबसे पहलाता है श्वसनी वेदना। श्वसनी वेदना का मतलब होता है कि भैया जो सांस लेने में कष्ट होगा, वेदना होगी, कष्ट होगा। इसके अलावा आपको एक और बीमारी फैलाता है श्वसनी शोथ, मतलब ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई हमारी सांस लेने की एक जगह है, एक रास्ता है, वहां पर सूजन हो जाता है, उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। वो भी हमें फैलता है इससे। और एक खास कर एक एलर्जी की बीमारी जिसका नाम है अस्थमा, ये भी रोग हमें होते हैं। तो कभी पूछा जाए तुमसे कि क्या परागकण एलर्जी फैलाते हैं, बोलना नहीं नहीं नहीं, सभी नहीं फैलाते, सभी नहीं फैलाते, कुछ परागकण फैलाते हैं। ठीक है, तो बोले वो कुछ कौन है भाई जो एलर्जी कारक होगी हमारे लिए? गाजर घास उसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। उसे सामान्य भाषा में गाजर घास और बायोलॉजी की भाषा में पार्थेनियम कहते हैं। ये कहां से आया, कहां से आया? तो ये बताना, आप यहाँ से आ रहे आना कि कहाँ से आया। तो आप बताना भैया कि हमारे यहाँ आयातित गेहूं आता था पहले और ये हमारी गरीबी का प्रतीक था, तब हमारे देश में आया और उसी के साथ में डाल के उन्होंने हमें ये भी दे दिया कि लो इसको भी खा ले लेना। ठीक है, खराब गेहूं खा लो। फिर इससे हमें श्वसनी वेदना, श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा ये भी फैलता है। बेटा गाजर घास इतना खतरनाक होता है कि इसे जानवर तक नहीं खाते, इसे जानवर तक नहीं खाते हैं। ये हमारे देश में कुछ इस तरीके से फैला था और कुछ इस तरीके से इसका प्रकोप हमारे देश में आया। ये पहला है, एलर्जी कारक है। दूसरा, कुछ लोग परागकण का अच्छा यूज भी करते हैं। तो कुछ लोग जो है ना पराग को पोषण की तौर भी यूज करते हैं, एज फूड,
एज फूड भी यूज करते हैं। अब ये क्या चीज है भाई, देखो परागकण के अंदर ना अच्छी मात्रा में फ्रुक्टोज, सुक्रोज, शर्करा पाई जाती है। अब होता क्या है कि ये शर्करा ऐसे लोगों के लिए बहुत मददगार है जिनको एनर्जी बहुत चाहिए। अब किसको एनर्जी चाहिए, जो दौड़ेगा, भागेगा, खेलेगा, कूदेगा। तो जितने भी एथलीट्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, अश्व यानी घोड़ा होता है, धावक जो तेज दौड़ते हैं, उनकी एनर्जी के लिए, ताकत के लिए ये एक संपूरक आहार है। तो आप ये कह सकते हैं कि खिलाड़ियों के लिए, ठीक है, आप किन्हें कहोगे, खिलाड़ियों के लिए, ठीक है, खिलाड़ियों के लिए, अश्व यानी घोड़ा के लिए, धावक यानी तेज दौड़ने वालों के लिए, इसके बाद एथलीट्स जो होते हैं उनको यार ऐसा खाना चाहिए जिससे उनकी ऊर्जा मिले, शरीर में बढ़ाव ना हो, फैट ना बढ़े, ठीक है, एथलीट्स आदि के लिए ये खाद्य संपूरक आहार है। ये क्या है, खाद्य संपूरक आहार की तरह उपयोग किया जाता है, की तरह उपयोग किया जाता है। उन लोगों के लिए ये खाद्य संपूरक आहार है कि खाना खा लिए, अब खाने से पूरी एनर्जी नहीं मिल रही है तो एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए इसको भी खा लो, इसको भी खा लो, एथलीट्स लोग खा लो, न्यूट्रिशन खा लो, इससे जितना भी ऊर्जा मिले उसको भरपूर खाओ, ठीक है। खाने वालों के लिए अब ये एक बड़ा व्यापार बन चुका है। सो बहुत सारी कंपनियां इसे टैबलेट के फॉर्म में, टैबलेट, सिरप, ठीक है, टैबलेट बना देते हैं, इसका सिरप बना देते हैं, है ना। तो टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, और ये सब बनाकर जेलीज, क्रीम बना करके, इसका पूरा क्रीम बनाकर मार्केट में बेचते हैं, मार्केट में मिलता है, ठीक है। तो मार्केट में मिलता है, लोग इसको, जैसे आजकल देखे हो ना, लोग प्रोटीन पाउडर खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, दुनिया भर की चीज़ खाते हैं। तो क्यों ना नेचुरल चीज़ खाए, इससे शरीर को नुकसान भी नहीं होगा और शरीर को अच्छी ताकत भी मिलेगी। तो ये खिलाड़ी, एथलीट्स, ये लोग वगैरह सब लोग खाते हैं। ये दूसरी बात हो गई, बहुत सिंपल है, सिंपल सा, थोड़ा सा समझने वाली बात, ज़्यादा नहीं है। मेन चीज़ बात है कि इनको अपने को समझना है कि हाँ भैया हम इनका ऐसा उपयोग भी करते हैं। तीसरे नंबर पे चले तो इनका होता है पराग का जीवन काल कितना होता है भाई, जीवन काल कितना होता है ये भी तो देखना पड़ेगा ना, ये भी बहुत जरूरी चीज है। लाइफ स्पैन इनका कितना है। सो जीवन काल ये कहा जाता है कि परागकण के पास स्पोरोपॉलिन हो चाहे परागकण के पास कुछ भी हो, कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे हम बताते हैं आपका धान हो गया, ये हो गया गेहूं, ये दोनों एक फैमिली में आते हैं जिनका नाम है पोएसी कुल। ये कुल है पोएसी कुल। इनका जीवन क्षमता, इनकी के परागकण की जो जीवन क्षमता है, इनके जीने की क्षमता है, जीने की क्षमता वो है 30 मिनट, 30 मिनट है। अब आप कहेंगे 30 मिनट इतना कम, तो परागकण की जीवन क्षमता किसको कहते हैं पता है? देखो, जब परागकण, ये है मेल फ्लावर, मान लेते हैं ये है मेल फ्लावर, ठीक है, ये है मेल फ्लावर यानी नर है मान लो, ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया ये नर भाग है। अब नर भाग से इसका काम है मादा भाग तक पहुंचना, ठीक है, ये है आपका मादा भाग। सो जब से वो नर भाग से निकला, यहां से निकला और यहां पे पहुंचा, इतना होने में उसे जितना समय लगेगा, ये जो ड्यूरेशन है, ये जो समय काल है, इतने समय को हम उसका जीवन क्षमता कहते हैं। कि भाई मैंने यहां से निकाला और मादा के पास में वो पहुंचा, इतना समय में कितने समय तक वो जिंदा है। तो अगर धान गेहूं 30 मिनट के अंदर मादा तक पहुंच गया तो ठीक, नहीं तो गेहूं का जो परागकण है वो मर जाएगा। आपने कई जगह देखा होगा
कि अच्छा बढ़िया जहाँ पे खेत बहुत सारे होते हैं, जहाँ पर जंगल अच्छा होगा, यहाँ पे खेत अच्छे होते हैं, वहाँ पर गेहूं बहुत अच्छा होता है। रीज़न, मधुमक्खी लोग भी और भी लोग, हवा से बढ़िया परागण हो जाएगा और खूब गेहूं पैदा होगा। पर कुछ जगह आपने देखा होगा गेहूं पैदा अच्छे से नहीं होता, बीज अच्छे से नहीं बनता। रीज़न, परागकण गिर गए, या फिर गेहूं जब बड़ा होने वाला है उसी समय पर बहुत तेज हवा चल गई, पूरे परागकण उड़ गए तो भी नुकसान होता है। सो परागकण को निकलने से लेकर वहां तक पहुंचने में 30 मिनट का समय मिलता है कि 30 मिनट में तुम पहुंच के दिखाओ। ये स्पेशल केस धान और गेहूं के लिए है। एक और स्पेशल केस है एल, एस, आर। ये 3 फैमिली है। एल इज कोड फॉर लेग्यूमिनेसी फैमिली, वही दलहन, दाल, चना, मटर, सेम, है ना, ये हो गया दलहन का। इसके बाद आपका हो गया सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली मतलब इसमें कौन आ गया भाई, वही हमारे आलू, टमाटर, बैगन, ये सब आ गए। इसके अलावा हमारे पास आ गया रोजेसी यानी गुलाबवत फैमिली, गुलाबत कुल। ये 3 कुल हैं। इनके एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि लेग्यूमिनेसी मतलब दलहन, लेग्यूमिनेसी मतलब दलहन, चना, मटर, ये सब। इनमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका आ गया आलू, बैगन, पेटूनिया, धतूरा, टमाटर, ये सब आ गया। और ये तो गुलाबवत है ही। इनका जीवन काल, इनके परागकण का जीवन काल जो होता है, परागकण का जीवन, ये माना जाता है 30 दिन का जीवन, 30 डेज, 30 दिन यानी 1 महीना का कहा जाएगा कि इनके पास जो जीवन काल है वो 1 महीने का है। 1 महीने ये लोग जिंदा रह सकते हैं। LSR इसका ट्रिक है और ये दोनों नीट में, बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं कि ये इनका जीवन काल कितना कितना समय तक रहता है। ठीक है भाई, अब हमको ये बताओ कि अब यार ये 30 मिनट में मर जाएगा, कोई 1 महीने में मर जाएगा, मेरे को अभी परागण कराने का है तो कैसे करें। तो साइंटिस्ट लोगों ने इस समस्या को समझा कि जल्दी मर जाता है तो दिक्कत हो जाएगा। मान लो मैं गेहूं का परागकण बाहर से लेकर आ रहा हूं तो मेरे तो घर पहुंचते पहुंचते तक वो मर जाएगा, तो इसको स्टोर भी किया जाएगा। तो स्टोर करने के लिए हमने बनाया पराग बैंक है। इसका भी बैंक है, क्या बात कर रहे हो, सही, हाँ भाई सही बता रहे हैं हम, तुमसे झुटाएंगे थोड़ी, सही बतलाएंगे तुमको। पॉलन बैंक है। कहा यह जाता है कि परागकण को, अगर आप परागकण को द्रव नाइट्रोजन में, इसमें बाबा द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में अगर रखेंगे तो इनकी जीवन क्षमता, तो परागकण की जो जीवन क्षमता है वो बढ़ जाती है। जीवन क्षमता, इनकी जीवन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, समझे। तो उनकी जीवन क्षमता आप जितना दिन चाहो उतना दिन बढ़ा सकते हो, फिर जितना दिन चाहो उतना दिन बढ़ा सकते हो। सेम यही मेथड एनसीईआरटी में और चीजों के लिए लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके सीमेन, ह्यूमन का सीमेन जिसे हम स्पर्म कहते हैं, ये भी बड़ा जल्दी मर जाता है यार। और हमको चाहिए आईवीएफ के लिए या किसी और मेथड के लिए, तो हम इसको सीमेन या स्पर्म को, या फिर स्पर्म के लिए सीमेन बैंक बनाते हैं। इसके लिए हमने सीमेन बैंक बना रखा है, शुक्राणु बैंक, वीर बैंक बना रखा है। वैसे ही हमारे बीज होते हैं, सीड होते हैं, ये भी बहुत जल्दी मर जाते हैं, तो इनके लिए सीड बैंक बनाया गया है, सीड बैंक बनाया गया है। और ये सब के सब बाबा लिक्विड नाइट्रोजन में रखे जाते हैं। किसमें रखे जाते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस माइनस।
सोच के देखो, -196 डिग्री सेल्सियस में रखा है ताकि ये खराब ना हो। और इस विधि को हम क्या कहते हैं आपको पता है? इस विधि को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। हम इसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो ये स्लाइड जो 4 मैंने आपको बताई है, ये बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनकी जीवन क्षमता जो है वो परागकण और जो उनका क्षमता है वो हम बढ़ा सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम बढ़ जाए। अब बढ़ाने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करेंगे और लिक्विड नाइट्रोजन से उसका तापमान कितना हो जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो हम उसके जीवन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमने सेम चीज सीमेन के लिए, स्पर्म के लिए, शुक्राणु के लिए भी किया है, तो उसे सीमेन बैंक कहते हैं। सेम चीज हम बीज की जीवन क्षमता बढ़ाने के लिए भी किए हैं, तो बीज की जीवन क्षमता को हम सीड बैंक से बढ़ाएंगे कि सीड बैंक होगा उनके पास में, तो सीड बैंक से भी हम ये काम कर सकते हैं। ये जो सीड बैंक होगा हम उससे भी ये काम कर सकते हैं, बनाया गया है। इसके लिए हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं और उनको जिंदा रख लेते हैं। अब सवाल आता है कि आप हमें बताइए कि हम उसको -96 डिग्री सेल्सियस में रख के ऐसा कौन सा माहौल दे दिए जो बाहर नहीं मिल रहा था। हमने उसको ऐसी कौन सी चीज दे दी जो उसे बाहर नहीं मिल रहा था। तो इनकी जीवन क्षमता को हमने ऐसा क्या दे दिया कि जीवन क्षमता बढ़ गई, और ऐसा क्या नहीं था बाहर जो जीवन क्षमता कम हो रही थी। इस पे सवाल बोलेगा तो बताना कि जो जीवन काल है वो ताप एवं आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। एक एक बात पे सवाल है बाबू, एक एक सवाल पे क्वेश्चन है कि जीवन काल किस पर निर्भर करता है? ताप और आर्द्रता पर निर्भर करता है। हम उसे लिक्विड नाइट्रोजन में और किस में रखते हैं? -196 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। हम जो जीवन क्षमता बढ़ाई जा सकती है, बहुत ज़रूरी बात है। यहाँ पर ध्यान देना कि हमने कौन कौन सी फैमिली के लिए काम किया है। हमने लेग्यूमिनेसी के लिए काम किया है, हमने सोलेनेसी के लिए, हमने रोजेसी के लिए काम किया है। हमने इतनी सारी फैमिलीज़ के लिए काम किया है। इतनी फैमिलीज़ का हमने जीवन काल निकाला है 30 दिन का। ठीक है, 30 दिन का हमने इनका जीवन काल निकाला है। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। इनके ऊपर बहुत सवाल आएंगे, आप तैयार रहिएगा इनको भरने के लिए, इनको समझने के लिए। सेम टू सेम ये भी बहुत पूछा जाता है कि धान और गेहूं का कितना मिनट होगा? तो 30 मिनट होगा बाबा। कितने मिनट होगा? 30 मिनट। तो जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आप बिल्कुल ध्यान पे रख लो कि भैया हम इनको -196 डिग्री सेल्सियस में लो टेम्परेचर में हम रखेंगे, कम तापमान में रखेंगे, तो ये लोग ज़्यादा दिन जिंदा रहेंगे। और जितना दिन ये लोग जिंदा रहेगा उतना ही हमारा काम बढ़िया बनता चला जाएगा। ये बहुत जरूरी बात हो गई। हमारे नर वाले भाग पे पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। मेल पूरा सिस्टम यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, धीरे धीरे समझा रहे हैं ताकि बच्चों को समझ भी आए, उसके ऊपर नोट्स भी बना ले और इवैल्यूएशन भी कर लें, पढ़ भी लें, ताकि उन्हें यह समझ में आ जाए कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो जरूरी ही नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है बाबा। तो इसको मन लगाकर कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, बहुत शानदार, बढ़िया। अगर यहां तक समझ में आया तो थम्स अप में मार दो, कमेंट कर दो कि हमने यहां तक पढ़ लिया सर, इतनी चीजें कंप्लीट हैं, कोई डाउट नहीं है। पूरी एनसीईआरटी के लिखे हुए बिंदुओं को हमने आपको पढ़ा दिया।
आप मेरे पढ़ाने के बाद जब एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे तो आप पाएंगे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पॉइंट बना बना के समझा दिए गए हैं और अब आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। आते हैं अब हम यहां से मादा भाग को पढ़ेंगे। हम किसको पढ़ेंगे? मादा भाग को। सो अब हमारे पास में अगला भाग है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मादा जनन अंग, ये मान सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पुष्प में कुछ भाग है जिसे हम मेल भाग कहते हैं और कोई भाग ऐसा होता है जिसे हम फीमेल भाग कहते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको नर और मादा कहने के पीछे क्या साइंस है। देखो, आपने एक चीज देखा होगा कि नर वाला भाग कितना मेहनत किया बेचारा, लाखों की संख्या में बनाया और उसके बाद अपना घर छोड़ के मादा तक जाएगा। ये है नर का क्वालिटी। और मादा का क्वालिटी क्या है? एक जगह पे खड़े रहना, इंतजार करना कि हाँ नर आएगा 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 आएगा। सो ये पता लगाता है कि जो खड़ा होकर इंतजार करे वो मादा है, और जो अपना घर छोड़ के पराग से उड़ते 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 कैसे ना कैसे आएगा वो है हमारा नर। समझे? तो बनाने वाले साइंटिस्ट ने बहुत सोच समझ के बनाया होगा इस अंग को। चलो भाई, बताया होगा इस अंग को। मादा जनन तंत्र में मैंने आपको बताया था कि हमने पढ़ा था कि होता है जायांग, एक होता है जायांग, गायनोशियम। गायनोशियम को मैंने कहा था यह स्त्री केसर का समूह है। शुरू में ही पढ़ा दिया था ये सारी बातें। यह स्त्री केसर का समूह है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। स्त्री केसर के समूह में एक बात यहां पर हमने बनाते हैं कि चलो एक स्त्री केसर को समझ लेते हैं तो बाकी तो अपने आप समझ में आ ही जाएगा। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि एक ऊपर वाला भाग ऐसा होगा, एक नली जैसी संरचना होगी, और एक भाग होगा ऐसा जिसे हमें फिर बाद में अंडाशय कहेंगे। ये तीन भाग होते हैं, मात्र ये तीन भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा। ये वाला भाग होता है वर्तिका यानी स्टाइल, और ये वाला भाग होता है अंडाशय यानी ओवरी। इन तीन चीजों को हमको बेसिकली समझना पड़ता है कि तीनों के बारे में हमको क्या क्या मामला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इनका नाम बस से काम नहीं चलेगा, इनकी कहानियां भी लिखनी पड़ेंगी कि भैया वर्तिकाग्र का क्या क्वालिटी है, वर्तिका का क्या क्वालिटी है, अंडाशय का क्या क्वालिटी है। वर्तिकाग्र को आप देखे होगे बड़ा फैला फैला लग रहा है, क्यों? तो असल में वर्तिकाग्र ही वो जगह है जहां पर आपका परागकण आकर गिरता है। परागकण आकर गिरता है। एनसीईआरटी इसके लिए लिखती है कि वर्तिकाग्र परागकण का अवतरण मंच है। अवतरण मंच है मतलब अवतरण मंच है, मतलब यहीं पर परागकण आएगा। आपने देखा होगा जब बारात आती है ना तो डायरेक्टली जो है वो शादी वाली जगह पे नहीं पहुंच जाती, अंडाशय पे नहीं पहुंच जाएगी डायरेक्टली जाके। अंडाशय में पहुंचने से पहले उसे पहुंचाया जाता है, वहां हमारे यहां कहते हैं जन्मास, वहीं पे पहुंचाया गया है जन्माशय में। तो ये जो परागकण जहां आएगा सबसे पहले वो वर्तिकाग्र होगा। क्या होगा? वर्तिकाग्र होगा, यही वो जगह है। ठीक है, दूसरा वर्तिका क्या है? वर्तिका के बारे में कहा जाएगा यह वर्तिकाग्र एवं अंडाशय को जोड़ती एक लंबी नली है। जोड़ती एक लंबी नली है, इज अ ट्यूब लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर बिटवीन
अंडाशय एंड वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच में एक लंबी नली है, जोड़ती एक लंबी लंबी और पतली भी है। अच्छा, ये भी लिख लेना, पतली नली है, पतली नली है। इस बारे में हमने यहां पर बात बता दी, ये चीज आपको निकला हुआ है। अब हमारे पास तीसरी संरचना है अंडाशय। अंडाशय जो है वो आधारीय भाग है, नीचे की तरफ में है और फूला हुआ भाग है, फूला हुआ भाग है। और जब थ्योरी ना लिखना पड़े, ऐसे डायग्राम में ही बाजू में अगर ये सब बना दें तो क्या लगता है 3 नंबर नहीं मिलेगा? अच्छे से लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। एक डायग्राम का, एक नाम का और एक उनके बारे में बताने का। तो कभी भी तुमसे पूछेगा कि भाई बताओ स्त्री केसर कैसा दिखाई देता है, तो यही डायग्राम आप इसको बिल्कुल बना सकते हो। पक्की बात हो गई? हाँ या ना? हाँ लिख दो अगर समझ में आ गया तो। बड़ी अब जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया जायांग, जायांग जो है वो अंडप यानी स्त्री केसर, उसी को इंग्लिश में कभी स्त्री केसर कहते हैं और कभी कभी उसी को हम कहते हैं अंडप। इसी का नाम है पिस्टल और इसी का नाम है कार्पल्स। पिस्टल एंड कार्पल्स, ये 2 नाम है हमारे पास में, पिस्टल और कार्पल। इनके बारे में बड़ा पूछा जाएगा कि भैया इनके पास कार्पल्स हैं? बोलना हाँ कार्पल्स हैं। स्त्री केसर या कार्पल्स से के समूह है, के समूह जो होंगे वही है जायांग। अब ये जो अंडप है वो कितना हो सकता है? तो कुछ लोगों के पास क्या होता है, कुछ लोगों के पास क्या होता है, ये एक ही अंडप रहेगा मात्र। तो कुछ लोगों के पास एक ही अंडप होता है जिसे हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी, एक अंडपी। तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके पास केवल एक अंडप होता है। जनरली जैसे गेहूं हो गया, उनमें एक ही अंडप होगा, एक अंडप। अब दूसरी बात, कुछ लोगों में, कुछ वैरायटीज में, आगे सब एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा, इनके पास बहुत सारे अंडप हैं। अब जिनके पास बहुत सारे अंडप हैं उनका नाम क्या रखा जाएगा? बहुअंडपी, मतलब पॉलीकार्पेलरी। बहुत आसान, याद हो गया होगा, तुरंत याद हो गया होगा कि भैया जो जायांग है वो अंडप या स्त्री केसर से बनता है। एक ही नाम है, उसी को अंडप, उसी को स्त्री केसर कहते हैं। अगला सवाल आएगा कि ए ससुरा अंडप कितना होता है? कहोगे या तो एक होगा या तो बहुत सारे, या तो एक होगा या तो बहुत सारे होंगे। तो एक होगा तो एक अंडपी, बहुत सारा होगा तो बहुअंडपी, 2 होगा तो द्विअंडपी, 3 होगा तो 3 अंडपी, 4 होगा तो 4 अंडपी। वो मामला फिट है। लेकिन हम बहुअंडपी को द्विअंडपी भी कहते हैं। इनके पास 2 भी हो सकता है तो आप उसे द्विअंडपी कहेंगे। 11th में पढ़ाऊंगा मैं आपको ये वाली बात। 3 होगा तो त्रिअंडपी भी कहेंगे और बहुत सारा होगा तो बहुअंडपी भी कहेंगे। पर दे ऑल आर बहुअंडपी। इन सभी को मिलाकर हम एक साथ बहुअंडपी, 2 भी है तो बहुअंडपी कह सकते हैं, 3 भी है तो बहुअंडपी कह सकते हैं, 4 भी है तो बहुअंडपी कह सकते हैं। 1 से तो ज्यादा है ना। तो अगर फिर इसको और बांटा जाएगा तब 2, 3, 4 कहते हैं। पर आप फिलहाल 2 ही जानो कि एक अकेला और बहुत सारे, एक या एक से ज्यादा, एक है एक से ज्यादा, एक है तो एक अंडपी, बहुत सारा है तो बहुअंडपी। ऑल दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया।
अब बाबू जो बहुत सारे हैं, किसी के घर पे एक ही लड़का है तो एक अकेला एक ही रहेगा, लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो दो तरीके से रह सकते हैं। जो बहुअंडपी हैं वो दो तरीके से रह सकते हैं। कैसे? या तो अलग अलग कमरे में, अलग अलग घर में रहेंगे, या तो सभी के सभी एक ही जगह पे रहेंगे। अब अगर मान लो ये एक अंडप है, ये दूसरा अंडप है, ये तीसरा अंडप है और सबके सब अलग है, सबके सब अलग है। और ये हो सकता है कि ये एक अंडप है और सबके सब मर्ज भी हो गए हैं। अंडप एक और अंडप मिल गया, दिख रहा है ना? तीन अंडप और तीनों के तीनों अलग, तीन अंडप तीनों के तीनों मिल गए। तो ये वाला अंडप जब तीनों के तीनों अलग अलग रहेंगे तो यहां पर दो हो सकता है कि अलग अलग अंडप। अगर अलग अलग अंडप हैं तो आप इन्हें कहेंगे वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी कहेंगे इसको। और अगर सभी अंडप आपस में संयुक्त हो गए, आपस में संयुक्त मर्ज हो गए, तो आप इन्हें कहेंगे संयुक्तांडपी। आप इन्हें कहेंगे संयुक्तांडपी सिनकार्पस। इनका कार्पल सिन हो गया है, जुड़ गया है। और वियुक्तांडपी मतलब एपोकार्पस सबके सब अलग अलग हैं। एनसीईआरटी ये दोनों डायग्राम को रिप्रेजेंट करती है, थ्योरी में नहीं डायग्राम में बताती है और कहती है कि जो वियुक्तांडपी है इसका एग्जाम्पल है माइचेलिया। डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है माइचेलिया। क्या एग्जाम्पल है? माइचेलिया। ये एग्जाम्पल है वियुक्तांडपी का, जिसके सभी अंडप अलग अलग होंगे। जिसके सभी अंडप आपस में संयुक्त हैं उन्हें हम संयुक्तांडपी कहेंगे। और संयुक्तांडपी का एग्जाम्पल होता है पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट को पेपेवर सोमिनिफेरम भी कहते हैं। और पेपेवर सोमिनिफेरम ये वो प्लांट है जिससे लैटेक्स से हम मॉर्फिन वगैरह 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 चीज बनाते हैं। वो आगे और पढ़ाया जाएगा, ड्रग्स बनाने के काम आता है। पॉपी प्लांट इसको हम कहते हैं। ये है हमारा पॉपी प्लांट। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? एक बार फिर से वीडियो देखिए, समझने की कोशिश करिए कि स्त्री वाला भाग जो जायांग कहलाता है, जायांग स्त्री केसर या अंडप का समूह है। स्त्री केसर या अंडप का समूह है, पिस्टल या कार्पल का समूह है। एक रहेगा तो दो रहेगा तो उसको मिलाकर जायांग कह देंगे। एक का भाग अगर देखा जाए तो ऊपर वर्तिकाग्र है, फिर वर्तिका है, फिर अंडाशय है। वर्तिकाग्र परागकण का अवतरण मंच है, यहीं पर परागकण पहुंचता है, सबसे पहले अवतरण देता है, आदेश करता है। वर्तिकाग्र इन दोनों के बीच की नली है, वर्तिका लंबा और पतली नली है। अंडाशय आधारी भाग है, फूला हुआ भाग है, अंदर कुछ मामला तो भरा होगा। अगर आप अंडप को देखो तो एक अंडप होगा या बहुअंडप होंगे। एक अंडपी मोनोकार्पेलरी, बहुअंडपी पॉलीकार्पेलरी। अब जो पॉलीकार्पेलरी हैं वो या तो सब अलग अलग रहेंगे, तो अलग अलग रहेंगे तो उन्हें वियुक्तांडपी कहा जाएगा। उन्हें माइचेलिया एग्जाम्पल है उसका, माइचेलिया इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल।
और इसका एग्जाम्पल जब सब लोग मर्ज हो जाएंगे, एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, उसे हम संयुक्तांडपी कहेंगे और इसका एग्जाम्पल संयुक्तांडपी के नाम से जाना जाएगा। क्या इतनी बात अगर समझ में आई है तो नेक्स्ट सेशन में फिर अंडाशय और अन्य भागों पे डिटेल पे चर्चा की जाएगी। मुझे उम्मीद है ये क्लास बहुत सिंपल थी और आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, हमने एनसीईआरटी का 2 पैराग्राफ यहाँ पर कवर कर दिया है। नेक्स्ट सेशन से अब इसके और बड़े बड़े भागों पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, अपना बहुत ध्यान रखें। शुक्रिया आपका इतने सारे सेशंस को देखने का। पुरानी सभी वीडियो जरूर देखें, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और अगर थोड़ी फास्ट लगी हो तो धीरे धीरे करके देख लेना। हालांकि ऐसा कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं पढ़ाया है, पर पढ़ाया जरूर है। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।